नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेखपाल 2021 मैथ्स टारगेट 25 में 25 की सीरीज ये जो है ये क्रमवार लगातार आगे बढ़ रही है और इस सीरीज में आज मैं आपको इकाई का अंक जो टॉपिक है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी आपको उपयोगिता बता सकता हूं कि इसकी उपयोगिता क्या-क्या है मैथ्स में। अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए कि इकाई के अंक से सीधे-सीधे प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में। ये तो इसलिए तो आपको ये पढ़ना ही है क्योंकि यहां से इस तरीके के सीधे-सीधे प्रश्न आ जाते हैं। दूसरी उपयोगिता इसकी ये है कि अगर आपने इकाई के अंक को सही से समझ लिया तो फिर आपको अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं हर जगह पर जहां-जहां पर कैलकुलेशन है और जिन परीक्षाओं में आपको ऑप्शन मिलते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जितनी भी परीक्षाएं होती है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो वहां पर आपको इकाई के अंक से ऑप्शन में टिक करने में बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी। आप किसी भी प्रश्न का कैलकुलेशन किए बिना ही सीधे-सीधे ऑप्शन देख करके और इकाई के अंक की हेल्प से उसे सही कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसलिए आपको इसे बिल्कुल ध्यान से समझना है और बिल्कुल धीरे-धीरे इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। धीरे-धीरे यहाँ पर इन प्रश्नों को भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या जानना है कि इकाई का अंक आखिर क्या होता है। आइए बात करते हैं। जैसे एक संख्या लिखी है यहाँ पर 152, तो यहां पर मान लीजिए ये संख्या 152 लिखी हुई है। अब इस संख्या में अगर इकाई का अंक आपसे पूछ लिया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका दायां हाथ है और दाईं तरफ सबसे अंतिम जो अंक होता है यही कौन सा अंक होता है, इकाई का अंक होता है। यानी आपके दाईं हाथ की तरफ जो सबसे लास्ट में अंक होगा किसी भी संख्या के, वो कैसा अंक होगा, इकाई का अंक होगा। तो 152 में इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई संख्या है 783, यहां पर आपसे पूछा जाए कि 783 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 783 में दोस्तों इकाई का अंक ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 783 के इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इस तरह से यहां पर आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे जान पाएंगे कि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या है। आपके दाहिने हाथ की तरफ सबसे लास्ट में जो संख्या है वही इकाई का अंक होती है। अब बात करेंगे इकाई के अंक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका यूज आपको कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इकाई के अंक का यूज आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी जाए 214 है प्लस 312, आपसे बोला जाए कि इन संख्याओं को जोड़ने के बाद जो परिणाम यहां से प्राप्त होगा यानी इसके योगफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। 4 2 6, 1 1 2 3 2 5 और फिर बताएंगे कि इनकी इकाई का अंक क्या है, 6। इस तरह से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इकाई के अंक की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसमें बोला गया कि जो भी संख्याएं हैं इनका योगफल आपको निकालना है। तब आप क्या करेंगे कि जो कैलकुलेशन मुझे किसी संख्या के साथ करनी है वही कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, इनके इकाई के अंक के साथ करेंगे और यहां से हमें जो परिणाम प्राप्त होगा उनमें जो इकाई का अंक होगा उस इकाई के अंक को ही यहाँ पर इन संख्याओं के योग से प्राप्त परिणाम का इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 4 और 2, इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 4, इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 2। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पर आपने देखा कि इसके परिणाम का इकाई का अंक क्या था, 6 था। इसी तरीके से जैसे ये जोड़ में है, इसी तरीके से गुणे में, इसी तरीके से घटाने में, इसी तरीके से हर जगह पर यहाँ पर घातों में हो जाएगा जो भी इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे कैसे आखिर होगा इसका यूज। जैसे आपको ये संख्या दी जाए 342 गुणित 24, यहां पर आपको क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो भी कैलकुलेशन आपको संख्याओं के साथ करना है वही कैलकुलेशन अगर आप इनके इकाई के अंक के साथ कर देते हैं तो इस कैलकुलेशन से प्राप्त जो परिणाम होगा उसके इकाई का अंक और यहां से इनके इकाई के अंक के कैलकुलेशन से प्राप्त इकाई का अंक बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर
इकाई का अंक इस संख्या के लास्ट में दाहिनी तरफ कौन सी संख्या 2, तो इकाई का अंक क्या होगा 2 गुणित इस संख्या के इकाई का अंक 4 4 और इनको गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 4 दूनी 8। अब इस संख्या का गुणनफल करने पर जो प्राप्त होगा गुणनफल गुणा करने पर उसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या होगा 8 हो जाएगा। अगर हमें घटाना हो किसी संख्या में, जैसे हमें 576 में से माइनस करना हो 322 को, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इनके इकाई के अंक को घटा करके कि यहाँ पर मान क्या होगा। 6 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। इसका मतलब इस संख्या के जो अंतर होगा उस परिणाम में जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कुछ ऐसी संख्या आ जाती हैं जैसे 122 माइनस 46, तब आप इकाई का अंक लेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2 और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 6, बीच में लगा है माइनस। तो बताइए यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो सकता है, क्या आप ये करेंगे कि 6 में से 2 को घटा देंगे, बता देंगे माइनस का 4। अब बताइए इकाई का अंक क्या कभी माइनस में आ सकता है, क्या यहाँ पर जो 6 है ये माइनस में लिखा जा सकता है, या यहाँ पर 2 है ये माइनस में लिखा जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये माइनस में आंसर आता है इसमें आपको 10 जोड़ देने, और ये जब 10 प्लस का हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा तो इकाई के अंक के स्थान पर क्या आएगा 6 आ जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपको इस संख्या में घटाना होगा इस संख्या को, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर इस 2 से 1 हासिल लिया जाएगा, तो ये 2 कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, और उस 12 में से 6 को घटाया जाएगा। यहाँ पर जब ये 12 बनता है यानी इस 2 से 2 में कितने ज्यादा हो जाते हैं 10 ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपने इससे 1 लिया है, ये दहाई का अंक है, यानी यहाँ से आपने कितना ले लिया 10 ले लिया है, ये हो जाते हैं 12, और 12 में से 6 घटते हैं तो कितना बचता है 6 बचता है। तो आप इसे सीधे तौर से इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जब भी माइनस वाली संख्या बड़ी हो और आपको घटाना हो तो आप यहाँ पर एक अपने आप से लगा सकते हैं। यहाँ पर 12 2 की जगह पर एक आप आगे बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी यहाँ पर जोड़ दिया गया तो कितना हो गया 12 हो गया है, क्योंकि आपने जो एक हासिल यहाँ से लिया था वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ काम करता है आपका जो इकाई का अंक है ये। अब हम लोग एक प्रश्न लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, इस पर बात करते हैं कि इसका अंतिम अंक क्या होगा। जैसे यहाँ पर संख्या क्या दी गई है 3 गुणित 38 गुणित 537 गुणित 1256, इसका अंतिम अंक बताना है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है, उस संख्या के इकाई का अंक ही अंतिम अंक होता है। अब यहाँ पर इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया कि जो कैलकुलेशन आपको किसी संख्या के साथ करना है वही आप उसके इकाई के अंक के साथ कर दीजिए। यहाँ पर 3 ही है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 8, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6। जब आप इसे गुणा करेंगे तो 8 त्रिक का 24, 8 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 24। अब आपको पूरा 24 नहीं लेना है, इस 24 का केवल इकाई का अंक लेना है, यानी 4 लेना है, और 4 से किसे गुणा करना है 7 को। जब 4 से 7 को गुणा करेंगे तो 7 चौको कितना आ जाएगा 28। अब ये आपको पूरा पूरा 28 नहीं लेना है, केवल लेना है इकाई का अंक 8, और इसे 6 को गुणा करना है, 8 छंके 48, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8, क्योंकि 48 में आपको 4 नहीं लेना है, केवल इकाई का अंक लेना है, और वो इकाई का अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इकाई का अंक कितनी मजेदार चीज है। अगर आपको यहाँ पर गुणा करना होता और 4 ऑप्शन आपको दिए जाते, कुछ बड़े बड़े ऑप्शन आपको दे दिए जाते, यहाँ पर कुछ संख्याएं होती और लास्ट में जो है 7 होता, फिर कुछ संख्याएं 8, फिर यहाँ पर कुछ बड़ी सी संख्या होती यहाँ पर 9, और कुछ संख्या होती है यहाँ पर 4, इस तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते। तो आप क्या देखते कि लास्ट में क्या है 8 है, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 8 है, इस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट क्या है 8 है। ठीक है, इस तरीके से आप अर्थमेटिक के और भी चैप्टर जहां पर ये कैलकुलेशन होगा वहां पर इसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि घातों में यूनिट डिजिट में क्या परिवर्तन होता है।
घातों के लिए हम लोग संख्याओं को 3 प्रकार से अलग अलग बांटेंगे और उसके बाद में आपको एक यूनिवर्सल तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपको कुछ भी माइंड में नहीं रखना है। अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है तो आप उस तरीके से हर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। अगर आपको स्पीड में सॉल्व करना है, आपको गति भी बनानी है अपने आपको मतलब प्रश्न आ भी जाए और स्पीड भी बन जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा अपने माइंड में रखनी होंगी। जैसे कि ये 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 ये चारों ऐसी संख्याएं हैं कि इनको किसी भी इनकी कितनी भी घात लगाई जाए, इनका जो भी इकाई का अंक अगर किसी संख्या के 5 है तो इसकी घात कितनी भी लगा दी जाए उसका इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। जैसे अगर आप 0 की बात करें, आप देखेंगे 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, कितने भी 10 से गुणा कर लीजिए, इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। इसी तरीके से ये 1 है, अगर आप 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना मान आएगा, 1, यानी इकाई का अंक क्या रहेगा, 1। अगर आप इस 11 को 1 से, 11 से या फिर 21 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर क्या है, 1 1 1 1, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ संख्याएं ऐसी हैं, ये 4 संख्याएं आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। कौन कौन सी, 0, 1, 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी घात कितनी भी हो। जैसे आप 5 गुणित 25 गुणित 45 कुछ भी गुणा करें किसी भी संख्या का, जब आप गुणा करते हैं तो क्या कर लेते हैं, केवल इकाई का अंक लेते हैं, 5 5 और 5 लेंगे, 5 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 25। फिर से आपको इकाई का अंक 5 लेना है और 5 5 को गुणा कराना है, फिर कितना आएगा, 25, और इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरीके से 6, अगर आप 6 को 6 से गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, 36 आएगा, फिर से 6 से गुणा कराते हैं 216 आएगा, यानी इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो यहां से निष्कर्ष क्या मिलता है कि 0, 1, 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं कि इनकी घात कितनी भी लगा दी जाए, ये संख्याएं हमेशा अपने बराबर ही जो इनका अंक है, जैसे 5 है तो 5 ही इकाई का अंक छोड़ेंगी, या फिर 6 ही इकाई का अंक उसमें भी होगा, या फिर 1 ही होगा, या फिर 0 ही होगा। तो ये कुछ ऐसी संख्या है, इन्हें आप लिख लेंगे। और इसके बाद दो संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, 4 और 9। ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनमें मान परिवर्तन होता है लेकिन केवल 2 घात तक, यानी घात 1 होगी तो 4 क्या रहेगा, 4 ही रहेगा इकाई का अंक। अगर 4 को किसी संख्या से गुणा नहीं करना है तो 4 ही रहेगा, 4 की घात 1। अगर 4 की घात 2 हो जाती है तो क्या होगा, 4 गुणित 4 यानी 16, और इकाई का अंक 6। अगर 4 की घात 3 होती है तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, इकाई का अंक 4। तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 4 की घात जब भी विषम संख्या होगी, जैसे 1 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, अगर 4 की घात विषम संख्या होता है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। और अगर 4 की घात सम संख्या होता है तो 4 इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके इकाई के अंक के स्थान पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अगर 4 की घात सम संख्या होता है तो। इसी तरीके से आप 9 को भी चेक कर सकते हैं, और 9 की घात जब भी सम होगी, विषम संख्या होगी, 9 की घात अगर विषम संख्या है जैसे 1, 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मान 9 आ जाएगा। अगर 9 की घात विषम संख्या है जैसे 9 की घात 1 है तो मान क्या आ जाएगा, 9। अगर 9 की घात 2 है तो 9 गुणित 9 यानी 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो 9 की घात विषम संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, 9 ही होगा। अगर 9 की घात सम संख्या आपको मिल जाता है तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 हो जाएगा, 9 नहीं या 81 यानी 1 हो जाएगा। तो आपको ये दो चीजें लिख लेनी है, 4 और 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 4 भी और 9 भी। अगर 4 की घात विषम होती है तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, 4 की घात सम होती है तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 9 की घात विषम तो 9, 9 की घात सम तो 1। ठीक है, और इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं जैसे 2 और 3,
7 और 8, ये 4 संख्याएं और बचती हैं। अब इन 4 संख्याओं का जो तरीका है ये यूनिवर्सल तरीका है। इस तरीके से आप इन संख्याओं के जो भी घात होगी उसे भी, इन संख्याओं में जो भी घात होगी उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनका ये पर्टिकुलर तरीका मैंने क्यों बताया, जिससे प्रश्न आसान हो जाए। अगर आपको कहीं पर 4 की घात विषम दिखे तो आप डायरेक्टली बिना कोई कैलकुलेशन किए उसे 4 उसके इकाई-अंक मान सकते हैं, रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको 0, 1, 5, 6 कहीं पर दिख जाए, उसकी घात कितनी भी लगी हो, आप उसका इकाई-अंक 0, 1, 5, 6 ही रख सकते हैं। ठीक है। अब 2, 3, 7, 8 की बात कर लेते हैं, तो इनमें क्या होगा तरीका, आइए समझते हैं। 2, 3, 7 और 8 के लिए अगर यहाँ पर 2 की घात 1 होता है तो मान क्या आएगा 2, 2 की घात 2 होता है तो 2 दूनी 4, 2 की घात 3 तो 8, 2 की घात 4 तो 16, यानी 6। इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6, और 2 की घात 5 होगा तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 32 हो जाएगा, और इकाई का अंक क्या रहेगा 2। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इकाई का, यहाँ पर 16, यहाँ पर 32, इकाई का अंक क्या है 6 और 2। अब जैसे ही 2 की घात 5 आया वैसे ही फिर से ये रिपीट होना शुरू हुआ, और 2 की घात जब 6 आएगा तो ये 64 हो जाएगा और यहाँ पर फिर से रिपीट होने लगेगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, 1 से लेकर के 4 तक तो परिवर्तन हो रहा है मान में, लेकिन उसके बाद फिर से वही रिपीट होने लगा है। यानी 4 के बाद फिर से 2 की घात 5 किसके बराबर है, 2 की घात 1 के बराबर है। 2 की घात 6 किसके बराबर है, 2 की घात 2 के बराबर है। इसी तरह से अगर आप 3 को लेंगे, 3 की घात 1 बराबर 3 रहेगा, 3 की घात 2 बराबर 9, 3 की घात 3 बराबर 27, 3 की घात 4 बराबर 81 और 3 की घात 5 बराबर 243। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इकाई का अंक देखते हैं तो घात 4 तक तो परिवर्तित हो रहा है, 3, 9, 7, 1, लेकिन जैसे ही घात 5 आती है वैसे ही फिर से ये रिपीट होने लगता है। इसी तरह से 7 के भी मान रिपीट होंगे और इसी तरह से 8 के भी मान रिपीट होंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 7 और 8 के भी इसी प्रकार आपको बता देता हूं। चलिए यहां से अब 7 और 8 के भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मान होंगे और इकाई के अंक में क्या क्या हो जाएगा। अगर 7 की घात 1 रहता है तो 7, 7 की घात 2 रहता है तो 7 सती 49, यानी इकाई का अंक केवल हमें देखना है वो क्या होगा 9 होगा। 7 की घात 3 रहता है तो 49 गुणित 7 यानी 9 सते 63, इकाई का अंक 3 हो जाएगा। 7 की घात 4 करते ही 7 त्रिका 21, इकाई का अंक 1 हो जाएगा, और 7 की घात 5 कर देंगे तो इकाई का अंक फिर से 7 हो जाएगा। तो फिर से देखेंगे कि जैसे ही घात 5 होती है फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाता है, यानी 2, 3, 7, 8 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है 4 है। घात 4 के बाद मान फिर से रिपीट होने लगता है। अगर 8 की बात की जाए तो 8 की घात 1 में 8, 2 में 4, 8 की घात 3 में 2 और 8 की घात 4 में 6 और 8 की घात 5 में फिर से 8, फिर से रिपीट, है ना। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अब आपको करना क्या है। चलिए अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि जब भी आपको ये 2, 3, 7, 8 या कोई भी नंबर मिले तो आप कैसे, ये जो तरीका है ये एक यूनिवर्सल तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या, ये कोई भी संख्या हो, 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी गई हो इकाई के अंक में, उनकी कुछ भी घात हो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। चलिए आते हैं उस तरीके पर कि वो तरीका यहाँ पर क्या होने वाला है। जो भी आपको संख्या मिले, जैसे मान लीजिए आपको 32 की पावर 7 मिला है, 2 की घात 7 यहाँ पर इकाई का अंक, जो भी कैलकुलेशन आपको 32 के साथ करना है वही आप इस 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 7। आप उसके इकाई के अंक के साथ वही कैलकुलेशन करेंगे अगर आपको इकाई का अंक प्राप्त करना है या निकालना है। अब 2 की घात 7 लिखा हुआ है तो 2 की घात 7 का मतलब क्या है कि 2 की घात 4 के बाद फिर से रिपीटेशन शुरू होगा। 2 की घात 1 यानी 2 की घात 5, 2 की घात 2 यानी 2 की घात 6, 2 की घात 3 यानी 2 की घात 7।
तो ये 2 की घात किसके बराबर है? 3 के बराबर। अब ये कैसे आप निकालेंगे? क्या इसी तरह से निकालेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस 7 को जो है 4 से भाग करेंगे, और जब 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। जैसे ही शेषफल 3 आता है, मतलब क्या है कि इस 2 की घात आपको 3 लगा देना है। यानी अब समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पर घात लगी होगी उसको 4 से भाग करना है, और जो शेषफल बचेगा इस आधार में उस शेषफल की घात चढ़ा देनी है। जैसे यहाँ पर शेषफल कितना बचता? 3, 2 की घात 3 लगा देना है। अब बताना है कि 2 की घात 3 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे ही अब कोई भी संख्या यहाँ पर इसकी घात के रूप में लिखी हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा हो 48 की घात 422, इस तरह की संख्या भी लिखी हो सकती है। और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बताया है 4 का। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं उनको आपको 4 से विभाजित करना है। अगर पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं तो समझ लीजिए 4 से विभाजित है, अगर नहीं हो रहे हैं तो जो यहाँ पर शेषफल बचेगा लास्ट के 2 अंक को भाग करने पर, वही शेषफल इस संख्या को 4 से भाग करने पर होगा। तो अब इस संख्या में अगर 4 से भाग करना है और शेषफल निकालना है कि 422 को 4 से भाग करके शेषफल निकालना है, कितना शेषफल निकलेगा? तो इस 422 के इस 22 में हम लोग 4 से भाग करेंगे, और जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, यानी यहां पर जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 2, और इकाई का अंक क्या है? 8। 8 की घात क्या हो जाएगा? 2, और 8 की घात 2 है तो इकाई का अंक क्या होगा? 8 गुणित 8 यानी 8 अट्ठे 64, इकाई का अंक 64 में से कितना होता है? 4 होता है, और यही इकाई का अंक हो जाएगा। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम लोग करेंगे इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी के साथ, और एक एक प्रश्न को समझेंगे कि कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या है? यहाँ पर लिखते हैं 25 की घात 625, एक यहाँ पर 6251, प्लस 36 की घात 528, प्लस 73 की घात 54। चलिए इसमें पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा। एक तो हमें यहाँ पर घातें दी गई हैं, इनका मान निकालना है, उसके बाद हमें जोड़ना भी है, तब जाके हमें इकाई का अंक पता चलेगा यहाँ से। अब 25 की घात, तो इकाई के अंक में आप देखेंगे कौन सी संख्या है? 5 है। 5 को आप कितनी भी बार 5 गुणे 5 गुणे 5 करते हैं, हमेशा इकाई का अंक क्या रहता है? 5 ही रहता है। तो यहाँ पर 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या है? 5, इसकी घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। मतलब इस संख्या को सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। प्लस यहाँ पर 36 है, और 36 में क्या आ रहा है? इकाई में 6 आ रहा है, और 6 की घात कितनी भी लगी हो, हमेशा मान क्या आएगा? इकाई में 6 ही आएगा। प्लस यहाँ पर क्या है? इकाई के अंक में 3 है, और 3 की घात कितनी है? 54। 3 की घात 54 है, इस 54 को 4 से भाग दिया जाएगा। जब 4 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा, और शेषफल जो भी बचता है यहाँ पर इसकी घात लगा देना है। चलिए इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 6 5 11, यानी 11 में इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है। प्लस 3 त्रिक का 9, और 9 1 10 हो जाएगा। 10 में इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? इस समीकरण में इकाई का अंक हो जाएगा 0। समझ में आया? चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। 5 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक क्या रहेगा? 5। 6 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक क्या रहेगा? 6। और 3 की घात अगर यहाँ पर लिखी हुई है, इसे 4 से भाग देंगे, 13 चौको 52, 52 4 से पूरी तरह विभाजित संख्या है, 2 इससे ज्यादा है 54, यानी शेषफल कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। और यहाँ पर 6 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 3 तरफ का 9, और 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20, तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर इसका केवल इकाई का अंक लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि कैलकुलेशन जो भी संख्याओं के साथ करना है वो उसके इकाई के अंक के साथ कर देंगे, 1 और 9 के साथ, और यहाँ पर इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जाएगा, वो क्या होगा? 0 होगा।
चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। और दूसरे प्रश्न में देखिए क्या लिखा गया है, 7 की घात 11 गुणित 6 की घात 63 गुणित 3 की घात 65 में इकाई का अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार प्रश्न है। 7 की घात 11 है, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा शेषफल। 7 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 11 को आप 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, बचना कितना है यहाँ पर 3, और शेष फल को कहाँ पे लगाना है, इकाई के संख्या का जो भी इकाई का अंक है उसकी घात में लगा देना है, जो भी 4 से भाग करने पर शेषफल बचता है उसे। अब 7 की घात यहाँ पर 3 हो गया गुणित 6, और 6 की घात कितना है 63। लेकिन 6 की घात कुछ भी हो, हमें क्या पता है 6 की घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 6 ही आएगा। चलिए अब गुणा करते हैं 3 से, और 3 की घात कितनी है 65। 65 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, बचेगा यहाँ पर 2, 25, 4 छंगे 24, शेषफल कितना आएगा 1, यानी यहाँ पर 3 की घात कितनी लगानी है, 1 लगा देनी है। अब हमें इस संख्या को क्या करना है, सॉल्व करना है। 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 3, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब अगर इसे गुणा करेंगे तो 7 सत्ती 49, यानी 9 यहाँ पर आएगा। इकाई के अंक में क्या आएगा 9, और फिर 9 से 7 को गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, 63 आएगा इकाई का अंक 3, और 6 का 18, जब इसे गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 8, और 8 से इस 3 को गुणा करेंगे, 8 त्रिक का 24, 24 में इकाई का अंक क्या होता है 4, तो इसका मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस संख्या को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा 4। प्रश्न नंबर 3 बेहद सरल और आसान प्रश्न। 3 की घात 40 का अंतिम अंक क्या होगा, 3 की घात 40। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है कि जब 3 की घात ऐसी संख्या हो गई है कि ये 4 से विभाजित हो रही है, 3 की घात ऐसी संख्या, मान लीजिए 3 की घात 4 लिखा होता तो 3 की घात 4 भी तो 4 से विभाजित हो जाएगा, तब शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। लेकिन हमें मान कहां तक परिवर्तित होके मिल रहे थे, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3, 4 तक। 3 की घात 5 से फिर से रिपीटेशन शुरू हुआ था, 3 की घात 4 तक तो हमें मान निकालना ही है। तो 3 की घात जहां पर भी हमें शेषफल 0 मिल जाता है उसे हम क्या मान लेते हैं 3 की घात 4, उसे हम घात 4 मान लेंगे। ठीक है, यहां पर जैसे 3 की घात 40 है, अगर इसे 4 से भाग दिया जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। जब भी शेषफल 0 आए तो 3 की घात क्या माननी है 4, यहाँ पर जो आधार है उसकी घात क्या मान लेनी है 4 मान लेनी है। अब यहाँ पर 3 की घात 4 होने पे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और 9 और 9 का गुणा क्या होगा 81, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर 3 की घात 4 है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या लिखा गया है, 24 67 की घात 153 गुणे 341 की घात 72। चलिए समझते हैं कि क्या होगा इकाई का अंक इसके। यहां पर आपको संख्या क्या मिल रही इकाई के अंक में 7, 7 की घात 153 है, 153 153 को आप 4 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो 4 से भाग करके शेषफल निकालने का क्या तरीका है कि लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करिए और शेषफल निकालिए। 53 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा
4 एकम 4, 4 तियां 12 यानी शेषफल 1। 7 की घात 1 गुणित 341, इकाई के अंक में क्या आ गया 1। अब आप चाहें तो यहां पर इसको भाग दे करके भी कर सकते हैं, बात वही रहेगी। लेकिन जब आपको ये पता है कि जैसे हमें 0, 1, 5 और 6 जैसी संख्याएं इकाई के अंक में मिलती हैं, तो उनके कैलकुलेशन या उनकी घात में हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, वही होता है जो यहाँ पर संख्या होती है। 1 की घात कुछ भी लगा दी जाए, हमेशा मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब 7 की घात 1 का मतलब भी 7 होता है, और 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, 7। यानी इसका मतलब क्या होगा, 7 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, संख्या 6 की घात है 256 माइनस 4 की घात भी 256। 6 की घात कुछ भी हो, हमेशा मान क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। बार बार ही रिपीट हो रहा है तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। 6 की घात कुछ भी हो, हमेशा 6 ही नहीं, 0, 1, 5, 6, बार बार इसे रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 0, 1, 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं कि इनकी घात कुछ भी हो, हमेशा मान क्या रहेगा, जो इकाई के अंक में संख्या होगी वही मान होगा। माइनस 4 की घात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, सम संख्या लिखी हुई है। 4 और 9 में मैंने क्या बताया, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और 4 की घात अगर सम होती है तो मान क्या होगा, 6। 9 की घात सम होती है तो मान क्या होगा, 1 होगा। मतलब आपको 10 पूरक मान लीजिए अगर इनका हो, यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर सम संख्या है तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए। 4 का 6 हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा। 9 1 10 होता है, 4 और 6 10 होता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर संख्याएं सम है, 4 की घात अगर सम मिल जाए, सम संख्या, तो यहां पर मान क्या होगा इसका, 6 हो जाएगा। और 6 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 0। यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को चेक करते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। एक सौ तिरपन की घात 144 माइनस 115 की घात 123 माइनस 111 की घात 510 प्लस 216 की घात 25 में इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। 3 की घात 144 है। जैसे ही आपको 3 की घात मिलती है, आप घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, और घात के लास्ट 2 अंकों को केवल 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 पूरी तरह से कट जाएगा, कोई भी शेषफल यहाँ पर नहीं बचेगा। अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचता है तो क्या होगा, 3 की घात 4 हो जाएगा। और 3 की घात 4 का क्या मतलब होता है, 3 की घात 4 जब भी होगा तो इकाई के अंक में कौन सी संख्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो इसे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 5 की घात कुछ भी हो, 0, 1, 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं कि इनकी घात कुछ भी लगा दी जाए, हमेशा मान वही आएगा जो ये संख्या इकाई के अंक में होंगी। अब यहाँ पर इकाई के अंक में 5 है तो क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस इकाई के अंक में 1 है तो क्या आएगा, 1, प्लस इकाई के अंक में 6 है, क्या आएगा, 6। क्योंकि 5, 1, 6 और 0 वही संख्या आएगी। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5, 1, 6, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस का 6 प्लस का 6 और ये 1, माइनस और प्लस के 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, 1। यानी इकाई के अंक में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इससे बेहतर तरीके से अब मैं क्या ही आपको समझा सकता हूं। एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं, आपको बहुत बेहतर यहां से समझ में आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न की बात करते हैं। क्या लिखा गया है, 159 यानी 159 की घात है 144 प्लस 114 है, इसकी घात है 123 माइनस 110 की घात 510 प्लस 213
घात है 25 में इकाई का अंक क्या होगा? कैसे पता चलेगा क्या होगा? चलिए निकालते हैं। 9 की घात यहाँ पर कितना आपको लेना पड़ेगा? 4, क्योंकि ये 144 है जो कि 4 से पूरी तरह विभाजित है, यानी शेषफल है 0। तो 9 की घात क्या होगा? 4, और 9 की घात 4 का मतलब क्या है? 9 की घात 4 का मतलब है 1। अगर आप 9 की घात 4 नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान करिए मैंने क्या बताया कि 4 और 9 कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्या हैं। अगर इनकी घात सम होती है तो ऐसा मान होगा जो जोड़ने पर क्या हो? 10 हो जाए। 9 का मान क्या होगा? 1, यानी 9 1 10। 4 का मान क्या होगा? 6 6 4 10। अगर सम संख्या है तो, अगर विषम संख्या है तो वही संख्या होगी, 4 की 4 9 की 9। अगर यहाँ पर 9 की घात सम संख्या है, 144 है, लास्ट में 4 है, यानी ये सम संख्या है, मान क्या होगा? 1 प्लस 4। 4 की घात विषम संख्या है, जब संख्या विषम हो तो वही मान होता है, 4 का मान क्या होगा? 4 माइनस 0। अगर इकाई के अंक में है, घात कितनी भी हो इकाई के अंक में हमेशा क्या आएगा? 0 प्लस 3 की घात 25 है, 25 को 4 से भाग दिया जाएगा, 4 छंके 24, शेषफल कितना बचेगा? 1, 3 की घात 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 1 5 5 3 8, कितना आ जाएगा? 8। यहां पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जिसे आपको होमवर्क में करना है और कमेंट करके इसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? 82 की पावर 102 प्लस 183 पावर है 103। ये मैंने यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिख दिया है। 82 की घात 102 प्लस 183 की घात 103। इसे आपको कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो साथ ही साथ मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए इस अभियान में, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? मैं आपको अगर आप बहुत कमजोर भी हैं मैथ में, तब भी मैं आपको 25 में 25 दिलाना चाहता हूं। मेरा ये टारगेट है। आपको ही नहीं, आपके जितने भी साथी सहयोगी हैं उन सब को भी मैं 25 में 25 दिलाना चाहता हूं। तो आप भी इस मुहिम में मेरा सहयोग करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर करिए इस क्लास को और उनसे भी बताइए कि आप भी जुड़िए मेरे साथ इस मुहिम में और हम सब मिल करके इस टारगेट को अचीव करेंगे। इस बार लेखपाल जरूर से जरूर निकलेगा और मैथ में स्कोर क्या रहेगा दोस्तों? 25 में 25 का रहेगा। तो फिर मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की क्लास में कल, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।